आपसे गलत आपको क्या लगता? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप सवेरे आए क्योंकि मैंने फिर कॉन्स्टिट्यूंसी जाना था। तो आज जो है, आज एक बहुत बड़ा अहम मामला है। कल राज्यसभा का जो इलेक्शन था, आज पूरी दुनिया ने देखा कि डिबेट में कोई जीत सकता है, हार सकता है, उसमें कोई शक हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। इसके 2 पहलू। पहला, वो की जो क्रॉस वोटिंग हुई, उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ने जब फाइनल रिपोर्ट दिया, कल जब इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दिया तो उसमें जो है बताया गया कि 28.1 वोट्स चाहिए थे जीतने के लिए सीट नंबर 3 पर। और जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, सबको पता है कि 29 वोट्स अगर आते तो कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। 29 वोट्स, 28.1 मतलब 29 वोट्स में कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। लेकिन इन्होंने कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इतना ही नहीं, सुनने में यह भी आया है कि 1 वोट जो रिजेक्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हाथ हुई, वो भी कैंडिडेट नंबर 3 को ही जा रहा है। मानना यह है मेरा कि अगर ये उनको 29 डाल देते और 28 जो है वो बीजेपी के पास थे, हो गया 57, तो फिर भी 30 वोट इनके पास पड़ते थे। आप समझे मेरी बात, फिर 30 बचते थे। अगर ये 30 देते कैंडिडेट नंबर 3 को तो 29 बचते थे। यह भी सच है कि टाई में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत जाती, लेकिन यह आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा वोट है, कोई स्पेस नहीं रखना कैंडिडेट नंबर 4 के लिए, ये क्या था? ये हो गया पहला पहलू कि इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं अब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं वसूख से कहता हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन अथॉरिटी, ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब इन्होंने खुद किया है। अगर कोई आरटीआई है, कोई कोर्ट है, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि शायद सीरियल नंबर होता है, मुझे पूरा नहीं पता है, शायद सीरियल नंबर होता है, अगर पता करा जा सके तो इनके ये 4 नंबर आते। और जो है ये किसने किया है, जो ये रिजेक्ट करवाए, कोई लोअर केजी के बच्चे तो है नहीं कि रिजेक्ट हो जाए, ये सबको पता है। बच्चे तो है नहीं किंडरगार्टन के कि इनको रिजेक्ट हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। 7 मेंबर अभी आपके जो हैं सीधे सीधे आपने गिफ्ट किए हुए हैं बीजेपी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं फिक्स्ड मैच है, और ये वो पार्टी है जिसने सब पर उंगली उठाई इलेक्शन से पहले कि सब बीजेपी है और वो एक बीजेपी के खिलाफ है, और आज हमने उनको रंगे हाथों उनकी गोद में पकड़ा, गोद में बैठे हुए हैं, टोटल गोद में बैठे हुए। और ये हमारी कौम को भी देखना चाहिए कि किन लोगों की बात सुनकर उन्होंने एक पूरा इलेक्शन जो है वो जाया कर। बीजेपी खुद अगर पावर में नहीं आई तो उनकी चुनी हुई, उनकी प्रेफरेंस वाली पार्टी जो है वो इस वक्त रूल कर रही। दिस इज माई बेसिक, जो मैं आपको यहां लाया बताने के लिए कि ये देखिए, ये एक फिक्स मैच था, दिल्ली के साथ तय था। कांग्रेस वालों को इन्होंने वोट सीट नहीं दी, और सुनिए, ये कांग्रेस को ये सीट नंबर 4 दे रहे थे, ये हारने वाली। ये वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कैसे बोल रहे थे, वी हैव गिवन देम सीट नंबर 4, व्हाई दे डोंट कंटेस्ट इट? इसलिए ताकि आज उनको 22 वोट आते या 21 वोट। और हमने तब भी कन्वे किया था कि अगर कांग्रेस को वोट ये सीट देते हैं, वो विल वोट फॉर, अगर सीट नंबर 3 देते हैं। क्यों? एक नेशनल पार्टी थी, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का जब वो नेशनल स्टेज पर बातें एडवोकेट करते हैं, उसका मजा कुछ और होता है।
रीजनल पार्टीज का मजा कुछ और, तो और हमने देखा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पुराने राज्यसभा मेंबर गए हैं उनने भी कोई पहाड़ वहां से खोद के नहीं लाए, वो भी वो एंड पर वो छोटे मोटे अपने काम, जनाब जो है हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। और एक बात लिख के रखना, ये जो 3 बंदे जाएंगे इनका पहले दिन से होगा कि कौन सा मौका है इनको मोदी जी या होम मिनिस्टर साहब का जो है अकेले दीदार हो, और फिर वहां उनको बोलेंगे याद रखना जनाब आप अपना काम करो, हमें अपना करना दो। उनका काम क्या है कि आप मारो जितना मार सकते हो लेकिन हमें रोने दो। ये पिछले 70 साल की हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर कि दिल्ली जाकर इनका है मारो हमें रोने दो, यहां आके रोएंगे है दिल ऐसा है दिल हम है, वहां जाकर उनको बोलेंगे डंडा जरा तेज करो, इनका दिमाग खराब हो गया। आर्टिकल 370 वो भी यही था। आज मालूम पड़ रहा है कि उस दिन जो ये रात को गए वहां जो मीटिंग की वो भी यही थी, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। अब हमारी दुआ है कि जो हमारी कौम है वो कहीं बेदार हो जाए और देखे कि वो वोट किसको दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी खुद ही अपने उम्मीदवार को वोट दिलवा रही है, वो इलेक्शन के वक्त आते हैं इनको गालियां देते हैं, बाकी चीज सियासी गालियां देते हैं, इनको इतना अटैक करते हैं, लोग समझते हैं लगता है बीजेपी इनसे डरती है, वो जाके वोट डाल देते हैं और मुझ जैसे गरीब को बोलते हैं यह जो खिदमत भी। मैं कहता हूं मुझे अल्लाह ताला ने बचाया, शुक्र है मैं नहीं था वहां का, दफा सत्वे वोट करनी चाहिए मुझे। बहरहाल ये मेरी गुजारिश आती है आपके सामने, तो अगर आपको कुछ सज्जाद साहब कल शाह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया कि जो आपने अभी कहा कि क्रॉस वोटिंग जो हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मेंबरान ने किए, उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट इंटैक्ट रहे लेकिन जो उनके साथ वादे किए गए थे नेशनल पीडीपी के कांग्रेस के शायद उनमें से, और शक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे किया जा रहा है। आप मेरी बात सुनिए, उमर अब्दुल्ला साहब सच के लिए माने जाते हैं, स्मार्ट मीटर में जैसा उन्होंने सच बोला, फिर उनने 12 गैस सिलेंडर का सच बोला है। अरे उतना सच कौन बोल सकता है? मतलब आज उमर साहब की ये हालत है, अगर वो बोले बाहर दिन है लोग बोलेंगे रात। तो अगर उन्होंने बोला है कि एनसी ने नहीं किया है इसका मतलब ही है कि उन्होंने किया, क्योंकि आप स्मार्ट मीटर का देखा आपने वो वीडियो, वैसे तो हजारों वीडियो है। अब ये है कि वो पहले थकेंगे झूठ बोलते बोलते या कौम पहले थक जाएगी सुनते सुनते, अब वो है और कुछ नहीं है। महराज मलिक पे भी इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने भी जो है बीजेपी के साथ में। मुझे ये बताओ यार, वो बंदा जेल में है, वो कुर्बानी दे रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो उस आदमी पर उंगली उठाए जो जेल के अंदर है? ये खुद सेक्रेटरीट के वहां ऑफिस में बैठे हुए हैं, 10-10 गाड़ियों में घूमते हैं, और इनकी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि उस इंसान पर उंगली उठाएं जो पीएसए में जेल में बैठा है कोट बनवाल में। देयर इज अ लिमिट टू शेमलेसनेस। और ये जो इनके मेंबर परसों वहां एहतजाज कर रहे थे असेंबली में, वो ड्रामा था? आप बताइए ना प्लीज, इन्हें एहतजाज किया परसों या नहीं? वो जो प्लेकार्ड लेकर बैठे थे वो क्या था? मतलब 2 दिन पहले महराज मलिक साहब एक हीरो थे और आज जीरो हो गए। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को यह बता दूं कि वो पीएसए में अंदर हैं, पीएसए लाने वाले आप, हजारों लोगों को पीएसए में डालने वाले आप। आपको क्या पता है जेल क्या होती है? आपको जब बंद रखा 2019 में, हम तो सब होटल में थे, आपको क्या पता कोट बलवाल क्या होता है? आपने तो लोगों को वहां भेजा है, कभी बैठा नहीं है वहां। ये महराज मलिक जानता है कोट बलवाल में बैठना क्या होता है। और ये इनकी ये जुर्रत कि उस पर उंगली उठाए। एक होता है शर्म, दूसरा होता है बेशर्मी। हर बेशर्मी की हद पार हुई है। हाउ कैन दे एक्यूज हिम? वो तो जेल में है बेचारा। आप खुद 10-10 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, अय्याशी की जिंदगी जो है बिता रहे हैं, एंड यू हैव द नर्व टू एक्यूज अ पर्सन जिसको जो है होम मिनिस्ट्री है जे&के की, जो हमारे हाथ में नहीं है, उन्होंने पीएसए में उसको बंद रखा। आप रो रहे थे पिछले 4 महीने से 3 महीने से, तो सब झूठ था। फिर नहीं, वो तो फिर परफॉर्मेंस की अलग छोड़ दे, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, हाउ डेयर दे अटैक महराज मलिक? वो कैसे वोट दे सकता है किसी को? सज्जाद साहब, आप कैसे पीडीपी का रोल देखते हैं, क्योंकि पीडीपी ने भी खुलेआम सपोर्ट किया है वहां पर? देखो भाई, मेरा जो था पीडीपी को एब्सटेन करना चाहिए था। अब आपको पता है पिछले 30-40 साल से यही 2 टीमें और थर्ड एम्पायर दिल्ली में बैठते हैं, बाकी अल्लाह जाने। ये 2 टीमें और थर्ड एम्पायर, ये सबको पता है। चले बीजेपी के सवाल रहेगा मेरा, आपसे सवाल रहेगा। उमर अब्दुल्ला आपसे काफी ज्यादा नाराज नजर आए क्योंकि कल आपने वोट कास्ट नहीं किया, मगर एक चीज देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि वोट कास्ट करना बीजेपी का साथ देना है शहजाद लोधी।
यार आप ऐसा सुनाओ, आप लोगों को हंसाना चाहते हो या कोई चीज सवाल पूछ रहे हो? इससे बड़ा आज की डेट में अगर मोदी जी से कोई बड़ा बीजेपी है वो उमर अब्दुल्ला साहब है, ये याद रखें। सजाद साहब, अभी उमर अब्दुल्ला की 10 मिनट पहले मीडिया ब्रीफिंग हुई। एक तो उन्होंने अपने लेजिस्लेटर्स के बारे में कहा कि उनका वोट दाएं बाएं नहीं गया। दूसरा, उन्होंने इंजीनियर रशीद के भाई पर भी तनकीद की है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहते थे। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खिलाफ वोट किया और उनका नाम भी उनके पास आया है। अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि कोई वोट दाएं बाएं। अगर उनके पास नाम आया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनके पास कैसे नाम आया ये बताइए? उनके पास नाम कैसे आया? वो तो इलीगल है। रही बात खुर्शीद साहब की, तो इंजीनियर साहब का भी नहीं पता है उन्हें परसों वाइस प्रेसिडेंट में किसको वोट डाला। तो उसमें हो सकता है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो भी इसमें शामिल हो। ये टीम बड़ा है, अब कौन क्या है थर्ड अंपायर जानता है। सजाद साहब, बीजेपी के लीडर ने कल कहा कि आप हमारे 28 एमएलए नहीं है, 32 एमएलए असेंबली में। तो ये एक स्टेटमेंट ओपनली बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने दिया, तो आप इसको कैसे देखेंगे? तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से? मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है। मुझे लगता है कि ये क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है, वो 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 है टोटल मिलाकर। तो उसमें जो है ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब है वो ज्वाइंट उनके हेड, आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे जो स्पोक्स पर्सन के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लगा वो तो तिमिस दिन हुक्म कुबर पान क्या शासा नली नाल है अल्लाह ताला दीन मर या को मस्करीन बेला। एलओपी साहब ने इस स्टेटमेंट पर भी कल जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। तो हाथ मिलाना या फिर किसी तरीके का कोई भी कार्य करना, उसमें कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं होनी चाहिए। वो कहा था। मैं एक बात बताऊं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर है। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है, हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो है लगता है वो मुंबई में होता ना एफटीआई, वहां से पढ़ के आए। सर कांग्रेस की सारे रोल को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने पहले कहा सेफ सीट नहीं मिली, फिर ऐसा लग रहा था शायद वो पोलिंग में हिस्सा भी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हाईकमान ने हमें कहा है कि पोलिंग में हिस्सा भी लेंगे। और कल जिस तरह तारीख में खन्ना साहब का ट्वीट भी आया वो तंज भी था, और वहां पे जो है उन्होंने जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। अभी सीट ऑन। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत इज्जत है सब नेशनल पार्टीज की इंक्लूडिंग कांग्रेस, और मैं कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी जी से भी अपील करूंगा यहाँ एज अ कश्मीरी कि या तो आप ओपनली बीजेपी के खिलाफ रहिए या उन पार्टियों को सपोर्ट मत करिए जो बीजेपी की गोद में। कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, वो एक वाहिद पार्टी है जिनका माजी बीजेपी से जुड़ा नहीं है, ना फ्यूचर में कभी वो बैठ सकते। वो मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर दो अपोजिट पार्टी। जब कांग्रेस किसी के साथ जुड़ जाती है जम्मू कश्मीर में, तो लोग ये प्रिज्यूम कर देते हैं कि ये एंटी बीजेपी होगा, वरना कांग्रेस के साथ कैसे बैठना। यही राहुल गांधी साहब, मैं इनको बोलता हूं कि आपने क्यों, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, आपने क्यों कांग्रेस को मतलब बिल्कुल जो है महदूद कर दिया है इन द लैंड्स ऑफ टू फैमिलीज, टू पार्टीज। क्यों आप हम पर ये जुल्म कर रहे हैं? आप आए, आप इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब के घर गए, उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली, उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने सबको बोला बीजेपी है और हम सबको क्रश कर दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप इनके घर गए वल्लाह तब भी ये उनकी गोद में बैठे थे बीजेपी के, और आज भी ये बीजेपी की गोद में बैठे हैं, आप माने या ना माने। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेक्युलर पार्टी है, मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, डू दे नो एनीबडी अपार्ट फ्रॉम बीडीपी एंड एनसी? दे डोंट वांट टू नो एनीबडी। उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कश्मीरी को एलिनेट करने में, वो किसी को जानना ही नहीं चाहते, बस इन दो खानदानों को जानना चाहते। एक एलीट क्लब है, ये क्या एलीट क्लब है? क्या कश्मीरी किसी और आम कश्मीरी से वो हाथ नहीं मिलाना चाहते? अब ये जो कांग्रेस का मामला है, वो दिल पर हाथ रख कर कहे, आर दे नॉट बाई प्रॉक्सी सपोर्टिंग बीजेपी है? और एक मशवरा उनको दूंगा, पिछला बिहार इलेक्शन तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने चाइना का बोला, उसके बाद कभी चाइना का बोला?
कांग्रेस आप ऐसे बयान इनसे दिलवाएंगे, ये आपको वहां प्रॉब्लम होगी। हमारे नुकसान को छोड़िए, अपना नुकसान देखिए। आज डिजिटल मीडिया है, यहां कोई बयान देते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है। हमारे नुकसान को तो आप छोड़ दीजिए, हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपके इलेक्शन आगे आ रहे हैं, इनसे क्या कहलवाएंगे अल्लाह ही जानता है। कौन सा ये जो कल जे मीर साहब ने क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्पेस इन दो पार्टीज को मिलती है वो तो हमें नहीं है हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। बाकी चीजों में हम करें तो हमको तो वहां जोधपुर भेज देते हैं हमारे वर्कर। ये स्पेस जो है इट कम्स एट अ कॉस्ट। दे आर बीइंग यूज्ड पॉलिटिकली इन द एंटायर कंट्री। बताओ ये, फिर वो वहां बोलते हैं देखो ये कांग्रेसों से मिले हुए, देखो वो ये क्या बोल रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही वो क्या बनवा। हम पम्किन शुभाना मुमकिन फिक्र था 100% जो है। सर ये जो कल जे मीर साहब ने अर्ज किया है चीफ मिनिस्टर को कि जिस तरीके से नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ हुई है, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन दी जाए ताकि वो राइटफुल डिमांड्स को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशराइज करे। तो किस तरह से आप इसको ऑल पार्टी? मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन हकीकत सच होनी चाहिए। जब हम वहां बैठेंगे उमर अब्दुल्ला साहब उस साइड होने चाहिए बीजेपी वाले, और हम उनको फिर डिमांड करेंगे। बट मैं मीर साहब की जो डिमांड है बिल्कुल जायज है। इनको बीजेपी समेत सबको लेना चाहिए और वहां मिलना चाहिए। अलायंस के 70, 48, 42 उनके, 28 इनके और बाकी हम सब जाएंगे। इसमें क्या है? सज्जाद साहब आपने कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कहीं ना कहीं मैच फिक्स किया है बीजेपी के साथ। तो इस हवाले से कांग्रेस आपको नहीं लग रहा है कि एक कंफ्यूजन का शिकार हो रही है? तो आप कांग्रेस को क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं एक अलायंस के हवाले से, सो दैट कि जम्मू कश्मीर में जो फर्दर आने वाला कल है सियासत का वो स्ट्रांग हो? ये अलायंस जो आप मैच फिक्सिंग की कहते हैं, उस हवाले से आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? यार वो पहले तलाक तो देने वहां, फिर बाद में सज्जाद साहब असेंबली का इतने पट करो क्या चुका। सज्जाद साहब असेंबली का ऑटम इजलास चल रहा है, बहुत से मामला है, स्टेट हुड को छोड़ के रिजर्वेशन का मामला, मुलाजिम का मामला। क्या आपको लगता है कि आज के इस इजलास में जो 31 तक चलेगा मामला हल होंगे? ये इन्होंने 5 दिन रखा है, ये एक शैम है। ये सिर्फ वक्त पूरा करने के लिए, जो 6 महीने का वक्फा होता है ना, ये सिर्फ उसके लिए है और किसी चीज के लिए। जहां तक रिजर्वेशंस का मामला है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यार, प्लीज आप सुनिए प्लीज। हाँ सर बोलिए। जहां तक रिजर्वेशंस का मामला है, ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट कत्ल करने निकली है यहाँ मेरिट को, ओपन मेरिट को। और एक चीज आपको मैं बता दूं, आने वाला कल का डिजास्टर जो जम्मू कश्मीर में होगा वो रिजर्वेशंस की वजह से। और मैं आज यहां बोलता हूं, आई विल नाउ इंशाल्लाह, हम अब ये बहुत सारे बयान हो गए, अब हम ग्राउंड पर जाकर एजिटेशन करेंगे अगेंस्ट रिजर्वेशन। बहुत हद हो गई, हद पार हो गई। हम जाएंगे, भूख हड़ताल करना पड़े, लोगों को जमा करना पड़े, मैं आज बोलता हूं हम घर घर जाकर, बिकॉज अनफ इज अनफ। और ये ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इनको तो सब कमेटी बनाने में जब अमीर की बात होती है 2 मिनट लगते हैं। सब कमेटी बन रही है, ये क्या कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है? हम रिपोर्ट टेबल नहीं करेंगे, क्या हो रहा है? दे आर लाइंग थ्रू देयर टीथ। और एक बात बताऊं, इसमें जो कश्मीर का जिला है वो डैमेज हो रहा है, वो बहुत बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। लिस्ट पे लिस्ट निकले जा रहे हैं और कश्मीरी कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, जो हमारे एसटी हैं वो भी कहीं नहीं, तुम तिशन कोई नहीं। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर